कहानी की शुरुआत होती है अमिटी यूनिवर्सिटी से, जहां प्रोफेसर जेरल्ड अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वह बच्चों को बोलते हैं कि मैंने बाहर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लिखा है। जो भी उसे सॉल्व करेगा उसे न केवल शाबाशी मिलेगी बल्कि कॉलेज के रिकॉर्ड्स में उसका नाम भी दर्ज किया जाएगा। इसके बाद वह क्लास खत्म करके वहां से चले जाते हैं। इसी कॉलेज में एक लड़का सफाई का काम करता है जिसका नाम होता है विल हंटिंग। वह भी उस प्रॉब्लम को देखता है और अपने घर पर मिरर पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगले दिन वह आकर उस ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। विल के 3 दोस्त भी होते हैं जिनके नाम होते हैं चकी, बिली और मॉर्गन। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जेरल्ड के पास उनके कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। वे बोलते हैं कि हम आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। जेरल्ड बोलते हैं कि आज सैटरडे है यानी छुट्टी का दिन है और वह काम नहीं करना चाहते थे। उनमें से एक लड़की बोलती है कि हम घंटों तक इंतज़ार नहीं कर सकते उस काम के लिए जिसने वह प्रॉब्लम सॉल्व किया है जो आपने क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। यह सुनने के बाद जेरल्ड उन स्टूडेंट्स के साथ उस ब्लैक बोर्ड पर जाता है जहां उसने वह प्रॉब्लम लिखा था। जब वह उसका आंसर देखता है तो वह बिल्कुल ठीक होता है। वहीं पर जेरल्ड के 2-3 होनहार स्टूडेंट्स होते हैं। वह उनसे पूछता है कि तुम में से किसने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विल अपने दोस्तों के साथ बच्चों का बेसबॉल मैच देख रहा होता है। तभी विल को एक लड़का दिखता है। विल अपने दोस्तों को बताता है कि इसने मुझे चाइल्डहुड में बहुत मारा था। इसके बाद विल अपने दोस्तों के साथ वहां से कुछ खाने के लिए निकल जाता है। जब वे गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी वह लड़का जिसने विल को चाइल्डहुड में मारा था उसे दिखता है। विल उसके पास जाता है और उससे कहता है कि याद है तुमने मुझे चाइल्डहुड में मारा था। इसके बाद विल उसे मारना शुरू कर देता है। उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं और विल के दोस्त भी वहां जाते हैं। इसके बाद इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। विल उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारता है लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और विल को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर जेरल्ड क्लास में आते हैं। आज क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं क्योंकि सब उस जीनियस का नाम जानना चाहते हैं जिसने ब्लैक बोर्ड पर वह प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जिसे सॉल्व करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। जेरल्ड वहां पर बैठे सभी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि वह जीनियस सामने आए जिसने वह प्रॉब्लम सॉल्व किया था और अपना इनाम पाए, लेकिन वहां से कोई भी बाहर नहीं आता। जेरल्ड बोलते हैं कि शायद आज वह यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जेरल्ड क्लास के सभी बच्चों को बोलते हैं कि मेरे और मेरे कलीग ने क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पर एक और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम लिखी है जिसे प्रूव करने में 2 साल लगे थे। यह एक तरह की चैलेंज का आगाज़ है, इसलिए हम सब तैयार हैं और इसीलिए हमने उस प्रॉब्लम को क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। इसके बाद जेरल्ड भी क्लास छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन जेरल्ड सब अपने कलीग प्रोफेसर के साथ उसी कॉरिडोर में होते हैं जहाँ पर ब्लैक बोर्ड होता है। तो वो देखते हैं कि विल उस ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है। वे उसकी ओर आना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर विल हंटिंग वहां से निकलना शुरू कर देता है। तभी प्रोफेसर का दोस्त पीछे से आवाज देता है। जब जेरल्ड उस ब्लैक बोर्ड के सामने जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि विल उस प्रॉब्लम को जिसे सॉल्व करने में प्रोफेसर को 2 साल लगे थे कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देता है। इसके बाद विल अपने तीनों दोस्तों के साथ एक बार में जाता है। यहाँ पर विल का एक दोस्त 2 लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करने के लिए जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारी हिस्ट्री क्लास का स्टूडेंट हूँ। तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है और वह विल के दोस्त का मजाक उड़ाना शुरू करता है। वह उससे हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा होता है जिनका आंसर उसके पास नहीं होता, लेकिन तभी विल वहाँ पर आ जाता है। वह न केवल उसके सवालों का जवाब देता है बल्कि उसे ऐसी ऐसी बातें बताता है जो टेक्स्ट बुक में भी नहीं होती। अंत में वह कहता है कि तुम सिर्फ किताबों से पढ़ सकते हो लेकिन ज़िंदगी किताबी नहीं है बल्कि रियलिटी की असलियत है।
विल उसे कहता है कि सारी नॉलेज जो तुमने लाखों रुपए खर्च करके स्कूल और कॉलेज से हासिल की, ये सारी नॉलेज तुम लाइब्रेरी से फ्री में भी हासिल कर सकते थे। विल की बातें सुनकर वे दो लड़कियां जो वहाँ बैठी होती है उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब इसमें से एक लड़की का नाम स्काइलर होता है और वह विल के पास आती है। वह उसे अपना नंबर देकर चली जाती है। ये लड़की बहुत खूबसूरत होती है। इसके बाद विल अपने दोस्तों के साथ बाहर से निकल जाता है। अगले दिन विल कोर्ट में जाता है क्योंकि उसने जो अपने दोस्तों के साथ लड़ाई की थी और जब वहाँ पर पुलिस आ गई थी तो उसने पुलिस पर भी हाथ उठाया था। विल अपना केस खुद लड़ना चाहता है जो पहले भी कर चुका है। जज कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी रिपोर्ट देख चुका हूँ, 10 मिनट से मैं देख रहा हूँ। तुमने असॉल्ट के केसेस लड़े हैं, तुमने गाड़ी चोरी की जिसमें तुमने खुद अपनी पैरवी की और छूट गए। इसके बाद तुम पुलिसमैन बने और तुमने काफ़ी उधम मचाया। मैं जानता हूँ कि तुम कई अनाथ आश्रमों में भी रहे हो जिसमें सरकार ने तुम्हें 3 बार सीरियस फिजिकल अब्यूज़ के कारण हटाया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जेल भेजा जाएगा और तुम्हारी बेल की रकम होगी $50,000। जब ये पूरा केस चल रहा होता है तो कोर्ट में बैठकर प्रोफेसर जेरल्ड भी सब कुछ देख और सुन रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया था कि आज विल की कोर्ट में पेशी है। इसके बाद जब विल को जेल भेज दिया जाता है तो जेरल्ड उसे मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि मैंने जज से बात कर ली है, वह तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, तुम्हें मेरे अंदर मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। दूसरी, तुम्हें थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा। अगर तुमने इनमें से एक भी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें वापस जेल भेज दूंगा। विल दूसरी बात नहीं मानना चाहता। वह थेरेपिस्ट से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन उसके पास जेल से निकलने के इसका अलावा कोई और रास्ता नहीं है और वह उसकी बात मान जाता है। इसके बाद विल जेरल्ड के साथ मिलकर मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब उसके पास थेरेपिस्ट आते हैं तो वह उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता। वह अपने पहले थेरेपिस्ट को भी कहता है कि तुमने फ़िलॉसफ़ी में बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। जो भी थेरेपिस्ट उससे मिलने के लिए आता है वह उसकी किताब पढ़कर उसका मजाक उड़ाता है। इस वजह से उसके पास थेरेपिस्ट नहीं टिकते। इसके बाद जेरल्ड अपने एक पुराने क्लासमेट से मिलने जाता है जिसका नाम शॉन होता है और ये साइकोलॉजी का प्रोफेसर होता है। जेरल्ड उसे बोलता है कि तुम उसकी काउंसलिंग करो। शॉन मना कर देता है। वह कहता है कि मेरे पास बहुत काम है, अभी मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। जेरल्ड बोलता है कि विल बहुत होनहार है और दूसरों से अलग है। जेरल्ड बोलता है कि तुमने मैथमेटिशियन रामानुजन का नाम सुना है, जो इंडियन था, जो एक झोपड़ी में रहता था और शायद कभी स्कूल नहीं गया हो, लेकिन एक दिन उसके हाथ एक पुरानी मैथमेटिक्स की किताब लगी और उसने उस छोटी सी किताब से ऐसी ऐसी थ्योरीज निकाली जिन्होंने सालों तक मैथमेटिशियंस को हैरान कर दिया। इसके बाद उसे कैम्ब्रिज बुला लिया गया और वहाँ पर उन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ऐसा काम किया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। विल भी जीनियस रामानुजन की तरह है, लेकिन वह बहुत ज़िद्दी है, वह इंडिपेंडेंट है, वह किसी के हाथ नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि तुम हफ्ते में कम से कम उसे एक बार मिलो ताकि उसे मदद मिले। शॉन उसकी बात मान जाता है। इसके बाद जेरल्ड विल को शॉन के पास लेकर आता है। शॉन के कमरे में उसकी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती है। शॉन उससे किताबों के बारे में कुछ सवाल पूछता है, लेकिन विल उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देता। लेकिन शॉन उसकी सारी बदतमीजियों को आराम से सहन करता है। वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब शॉन के कमरे में एक पेंटिंग होती है जो शॉन ने खुद बनाई थी। इस पेंटिंग में एक नाव होती है जिसमें एक आदमी बैठा होता है और समुद्र में तूफान होता है। इस नाव की पतवार भी टूट गई होती है और आसमान भी ऐसा होता है जैसे कि नाव के ऊपर आ गिरेगा। विल कहता है कि शॉन, तुमने गलत औरत से शादी की जो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। यह सुनने के बाद शॉन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ की फिर से बेइज्जती की तो समझ लो तुम कहीं के नहीं रहोगे।
तभी विल बोलता है कि टाइम पूरा हो गया और इसके बाद इनका आज का सेशन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जेरल्ड उस लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम स्काइलर है, जो उसे बार में मिली थी और जिससे उसे अपना नंबर दिया था। इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। अब अगले हफ्ते वह दिन आ जाता है जब विल को शॉन के पास सेशन के लिए जाना है। वह दोबारा से उससे मिलने के लिए आता है। शॉन उसे बाहर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा प्यार के बारे में क्या ख्याल है। विल कहता है कि हम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह शॉन की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। शॉन कहता है कि उस दिन जो तुमने मेरी पेंटिंग के बारे में कहा था, मैं देर रात तक उसके बारे में सोचता रहा। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैं सो गया। बहुत गहरी नींद में चला गया था। शॉन कहता है कि तुम एक बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं हो। इसके बाद शॉन उसे किताबों के बारे में और असली ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे उदाहरण देता है। वह कहता है कि किताब में प्यार को पढ़ना अलग बात है और किसी से प्यार करना बहुत अलग बात है। बहुत सारी किताबों में तुम बहुत बड़े होगे, लेकिन खुद लड़ना या किसी ऐसे इंसान को जिससे तुम बहुत प्यार करते हो अपने सामने दम तोड़ते देखना, यह बहुत अलग एहसास है। यह एहसास तब होता है जब तुम अपने आप से ज़्यादा किसी और से प्यार करते हो। तुम जीनियस हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कमांड और दर्द है। तुमने उस दिन मेरी एक पेंटिंग देखी और मेरे दिल को कुचल दिया। मैं यतीम हो तो क्या, मैं एक ऐसी किताब पढ़कर जिसमें तुम्हारी जैसी कहानी हो, तुम्हारे दिल का हाल, तुम्हारे दुख तकलीफ को समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किताबी और असली ज़िंदगी दोनों बहुत अलग चीज़ है। ये सब बकवास है। मैं किताब पढ़कर तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। हाँ देखो, तुम बात करना चाहोगे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम डरते हो। अब फैसला तुम्हें करना है। इसके बाद शॉन वहाँ से उठकर चला जाता है। इसके एक हफ्ते बाद शॉन के पास दोबारा विल आता है, लेकिन इस बार वह कुछ बात नहीं करता। विल पूरे 1 घंटे तक घड़ी के सेकंड्स की तरह चुप रहता है और सेशन खत्म हो जाता है। विल इन सेशंस के साथ साथ जेरल्ड के साथ मिलकर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता रहता है। अगली बार जब विल शॉन के पास जाता है तो वह उसे बताता है कि मैं एक लड़की के साथ डेट पर गया था, लेकिन इस बार मैंने उसे फ़ोन नहीं किया। शॉन कहता है कि तुम बिल्कुल अनाड़ी हो, तो मैं इसे सॉल्व करना चाहिए था। विल कहता है कि वह परफेक्ट है, वह स्मार्ट है और मैं इसे यूं ही रहना देना चाहता हूँ। शॉन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वह परफेक्ट है? वह कहता है कि सच बता दो, तुम्हारी ये जो लड़की है ये भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो? साथ ही वह अपनी वाइफ की, जो कि इस दुनिया में नहीं है, कुछ पर्सनल बातें विल से बताता है, जैसे कि वह रात को बात करती थी जो कि उसे बहुत अजीब लगता था, लेकिन आज भी मुझे उसकी ये छोटी छोटी बातें याद आती है। वह बताता है कि वह मेरी बहुत सारी ऐसी बातें जानती थी जो दुनिया में कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वह सारी बातें धुंधली पड़ गई हो, लेकिन बावजूद इसके हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर तुम किसी रिश्ते को जानना चाहते हो तो तुम्हें उसमें डूबना पड़ेगा। दरअसल वह उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे उन कमियों के साथ अपनाते हैं। अब विल बात करता रहता है कि शॉन, तुम्हारा टाइम हो गया। इससे पहले अभी तक जितने भी सेशंस थे उनमें अधिकतर विल ही बात करता था, लेकिन आज पहली बार उसे वक्त का पता नहीं चला। शॉन उसे बोलता है कि टाइम हो चुका है और विल वहां से उठकर चला जाता है। इस सेशंस के बाद विल स्काइलर से मिलने के लिए जाता है। वह उससे कई दिनों से नहीं मिला था। स्काइलर पूछती है कि इतने दिनों तक कहाँ थे? वह कहता है कि मैं काम में बिजी था। इसके बाद ये दोनों घूमने जाते हैं और ये मुलाकात स्काइलर के साथ उसकी बहुत अच्छी होती है। विल स्काइलर से मिलने इसलिए जाता है क्योंकि शॉन की बात का उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर हुआ है। जब दोबारा वह दिन आता है जब उसका शॉन के साथ सेशन होता है, वह शॉन के साथ एक बार फिर से
बातें करना शुरू कर देता है। विल शॉन से पूछता है कि तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो, यह इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हो। शॉन कहता है कि अक्टूबर 1986 में मैं अपने दोस्तों के साथ पूरी रात टिकट काउंटर पर खड़ा रहा। हम सबको टिकट मिल गई। वह कहता है कि अगले दिन हम बाहर बैठकर मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां से वह उसकी वाइफ गुजरी। मैंने देखा कि यह ऐतिहासिक मैच था। 35,000 लोग उस मैच का हिस्सा थे। उस मैच में ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों ने कहा कि मैं नहीं आ सकता। इतना बड़ा मैच छोड़कर सिर्फ एक ऐसी लड़की के पीछे जिससे तुम कभी मिले नहीं थे, तुम्हारे दोस्तों ने सडनली कैसे दिया। शॉन कहता है कि उन्होंने मेरी आंखों में सब कुछ देख लिया था। विल कहता है कि मजाक। शॉन कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं किसी ऐसी लड़की के बारे में बात नहीं करता जिससे मैं 20 साल पहले बार में मिला और हमेशा मना करता रहा कि मैंने उसके लिए क्या क्या छोड़ा। मैंने इसके साथ 18 साल गुजारे। उसके आखिरी 6 साल जब वह बीमार थी, मुझे अपनी थेरेपी छोड़नी पड़ी। वह बहुत सीरियस हो गई थी। मुझे किसी बात का कोई मलाल नहीं और खास तौर पर उस मैच को छोड़ने का। दरअसल शॉन विल को अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताकर प्यार, अपनापन, सच्चाई, रिश्ते, इन सब के बारे में समझा रहा होता है, क्योंकि अगर वह विल से किताबी भाषा में बात करेगा तो वह उससे नहीं जीत सकता, क्योंकि वह बहुत स्मार्ट होता है। इसके बाद विल शॉन से लगातार मिलता है और विल और स्काइलर के रिश्ते और भी गहरे और नजदीक होने लगते हैं। ये सब शॉन की वजह से होता है। प्रोफेसर जेरल्ड शॉन से मिलने के लिए आता है। वह पूछता है कि तुम्हारी थेरेपी कहाँ तक पहुंची, तुमने विल से उसके फ्यूचर के बारे में पूछा कि नहीं। शॉन बताता है कि उसकी अभी तक बातचीत उस तक नहीं पहुंची। वह बताता है कि उसे मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है, उसे जिंदगी में कोई मकाम हासिल करना चाहिए, क्योंकि हमें टाइपकास्ट नहीं करना चाहिए। वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। जेरल्ड कहता है कि मैंने उसके लिए एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू फिक्स किया है, वह क्या करूं। लेकिन विल अपने दोस्तों को इंटरव्यू में भेज देता है क्योंकि वह नहीं करना चाहता, वह इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद विल स्काइलर से मिलता है और इन दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो जाता है। स्काइलर कहती है कि मेरे साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चलो, लेकिन विल मना कर देता है। वह कहता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी जिंदगी की सच्चाई पता चल जाएगी। मेरा पूरा जीवन झूठ है। विल कहता है कि मैं गलत हूँ, मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, मुझे सिगरेट से जलाया गया, चाकू मारा गया। ये सब चीज़ें स्काइलर सुनना चाहती है, लेकिन वह विल से प्यार करती है, वह उसकी मदद करना चाहती है। वह कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। स्काइलर कहती है कि अगर तुम मुझसे एक बार बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूँगी। विल कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और वहां से चला जाता है। इस कारण वह बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वह विल से बहुत प्यार करती है। विल ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसे डर होता है कि स्काइलर उसे एक दिन छोड़कर चली जाएगी। वह सोचता है कि उसके पास कुछ नहीं है। इसके बाद विल प्रोफेसर जेरल्ड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह यह काम नहीं करना चाहता। हालांकि वह इस काम में जीनियस होता है। जिस काम को करने में लोगों को सालों लगते हैं उसे वह चंद मिनटों में कर देता है, लेकिन विल ये नहीं करना चाहता और वहां से चला जाता है। वह मिस्टर शॉन के पास जाता है क्योंकि उसका सेशन होता है। मिस्टर शॉन उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कोई आत्मीय है जिससे तुम अपने दिल की गहराइयाँ की बात कह सको। विल अपने दोस्त चके का नाम लेता है। शॉन कहता है कि वह तुम्हारे लिए जान दे सकता है, लेकिन वह तुम्हारे दिल की गहराई को नहीं समझ सकता। विल इसके बाद कई राइटर्स के नाम लेता है। मिस्टर शॉन कहता है कि वे सब मर चुके हैं, वे तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते। वह पूछते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। विल कहता है कि मैं भटक रहा हूँ। मिस्टर शॉन कहता है कि तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। विल कहता है कि तुम मुझे नहीं निकाल सकते। मिस्टर शॉन कहता है कि मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का कोई वक्त नहीं है। वह कहता है कि तुम आत्मीय की बात करते हो, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा आत्मीय कौन है। विल कहता है कि वह मर चुकी है। शॉन कहता है कि तुम गेम खेलो, तुम्हारे मिनिस्टर्स है।
मैंने कम से कम गेम को पूरा तो किया। मैंने तुमसे एक आसान सा सवाल पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। विल वहाँ से चला जाता है। दरअसल विल का जीवन जिस तरह से बीता था उसके छाप आज भी उसके दिमाग में है। वह उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि वह जीनियस है लेकिन उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। वह मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिक्स के सवाल आसानी से सॉल्व कर सकता है। वह किसी भी किताब को पढ़कर आसानी से समझ सकता है, लेकिन ज़िंदगी की असलियत जिसे हम प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं उसमें वह आज भी कुछ नहीं समझता। वह उससे डरता है, इसलिए वह स्काइलर के साथ नहीं जाना चाहता। वह स्काइलर को फ़ोन करता है क्योंकि इसके अलावा वह अब यहाँ से जा रही है। विल के दोस्त चकी उसे इंटरव्यू देने के लिए कहते हैं ताकि उसे मजदूरी न करनी पड़े, क्योंकि वह सफाई का काम करता है। स्काइलर उसे जाने से पहले आई लव यू कहती है, लेकिन विल उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। विल अपने दोस्त चकी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। विल के दोस्त नहीं चाहते कि वह यहाँ पर काम करे क्योंकि वे जानते हैं कि वह इंटेलिजेंट है, लेकिन विल उनके आसपास रहकर उनके साथ काम करना चाहता है। चकी कहता है कि मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब भी मैं इस कचरे के ढेर पर पड़ा रहूंगा, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर रह गए तो हम सभी की हार होगी। तुम्हारे पास टैलेंट का खजाना है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ जेरल्ड सॉन से मिलता है और कहता है कि तुमने उसकी थेरेपी बंद कर दी। सॉन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। वह परेशान है और हम पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि जिन पर उसे भरोसा था सबने उसका भरोसा तोड़ा है। वह अपने बेवकूफ़ दोस्तों के साथ इसलिए रहता है क्योंकि वे उसके एक इशारे पर किसी का सर फोड़ सकते हैं। उसे उन पर भरोसा है। इससे पहले कि कोई उसे छोड़े वह उसे छोड़ देता है। यह एक बचाव का तरीका है। वह पिछले 20 सालों से अकेला है। अगर हमने उसे ज़्यादा पुश किया तो वह खुद को नष्ट कर देगा और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में विल को लेकर काफ़ी बहस होती है। इन दोनों के बीच में जवाबों को लेकर तानातानी हो रही होती है। तभी वहाँ पर विल आ जाता है और इसके बाद जेरल्ड वहाँ से चला जाता है। विल सॉन से मिलता है। दरअसल सॉन ने उसकी अब तक की थेरेपी के मुताबिक उसकी रिपोर्ट तैयार की होती है। उसमें विल की कुछ ऐसी फोटोज़ भी होती है जिसमें वह चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होता है। विल सॉन से पूछता है कि क्या तुमने अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ महसूस किया है जो मैंने किया है। सॉन बताता है कि हाँ, मेरे पिताजी एक ज़बरदस्त शराबी थे। वे शराब पीते थे और घर आकर किसी न किसी को मारना चाहते थे। मैं अपनी माँ और छोटे भाई को बचाने के लिए उकसाता था। विल कहता है कि तुमने मेरी फाइल में लिखा है कि विल को अटैचमेंट्स डिसऑर्डर है। सॉन उसे बताता है कि मैं इसका इलाज कैसे करूं। सॉन विल से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारे साथ हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद विल सॉन के गले लगकर बहुत रोता है। इसके बाद विल मजदूरी का काम छोड़कर जेरल्ड के सिफारिश से एक कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। यह बताने के लिए वह सॉन के पास आता है और उसे बोलता है कि मैं छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो, मुझसे बात करने का मन हो तो मेरे ऑफिस के नंबर पर फ़ोन कर लेना, मैं तुम्हें कॉल बैक ज़रूर करूँगा। इसके बाद विल वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर सॉन उसे देखकर मुस्कुराता है और विल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विल का बर्थडे होता है। विल का बर्थडे में उसके तीनों दोस्त उसे एक पुरानी गाड़ी गिफ्ट करते हैं और उनके साथ विल बहुत एंजॉय करता है। हालांकि उसके दोस्त नाकारा और गरीब है, लेकिन विल को उनकी कंपनी बहुत पसंद है। अंत में यह दिखाया जाता है कि विल एक लेटर लिखता है और यह लेटर मिस्टर सॉन के लिए होता है। जब मिस्टर सॉन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अगर प्रोफेसर जॉब के बारे में पूछे तो उनसे कहना कि मैं जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक लड़की से मिलने जाना है। दरअसल सॉन की थेरेपी से विल बहुत हद तक रिकवर हो चुका होता है। इसी ने उसके दिल में रिश्तों का जो डर था उससे वह काफ़ी हद तक निकल चुका होता है। वह इसलिए स्काइलर से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा होता है। इसी के साथ ये फिल्म
यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि विल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का होता है जिसके अंदर बहुत टैलेंट होता है। वह मैथमेटिक्स के बड़े से बड़े सवाल ऐसे सॉल्व कर लेता है जो बड़े से बड़े विद्वान बिना समझे नहीं कर पाते। लेकिन वह अपनी पर्सनल लाइफ में फेल्यूर को हर जगह क्लियर देख चुका होता है, इसलिए उसके दिल में रिश्तों को लेकर डर होता है, जिसकी वजह से वह अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि एक चीज़ जो शायद किसी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, वह दूसरे इंसान के लिए कोई मायने नहीं रखती। जैसे कि प्रोफेसर जेरल्ड के लिए मैथमेटिक्स सब कुछ है, लेकिन विल के लिए उसके कोई मायने नहीं है। उसकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ कुछ और है। विल के जीवन की परेशानियाँ जो जेरल्ड की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मिस्टर सॉन जो एक वक्त में बहुत टैलेंटेड थे और ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और ज़िंदगी वही की जो वह करना चाहते थे। उन्हें अपनी ज़िंदगी के इस फैसले का कोई पछतावा नहीं होता। वह विल को इसलिए समझ सके क्योंकि उन्होंने विल को उसकी नज़र से देखा, न कि अपनी नज़र से।